हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि सभी ने अपने अपने प्रवेश पत्र निकलवा लिए होंगे, अपना कॉल लेटर सभी ने देख लिया होगा यूपी पुलिस में कि किस विद्यार्थी का कहाँ पर सेंटर लगा हुआ है, कौन से जनपद में है, कौन से स्कूल में है, और वो अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने कल आपके लिए यूपी पुलिस के लिए संपूर्ण मैथ में से एक वीडियो बनाई है, आज फिर हम आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम पहली वीडियो में बहुत सारे अध्यायों के क्वेश्चन हमने डाले हैं, जिसमें आपका प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, लैसे मैसे, संख्या पद्धति, बहुत सारे चैप्टरों को हमने कल की वीडियो में क्लियर किया है। और आज आपके लिए लेके आए हैं दूसरी वीडियो, जिसमें हम आपके लिए आज फिर से जीरो टू जीनियस क्लास में ऑल टाइप क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस मैथ क्लास सेकंड, कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। यहां पर हम आपकी परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 या 3 वीडियो बनेंगी। अगर आप मात्र ये 3 वीडियो भी देख लेंगे तो तीनों वीडियो से आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट इसी में से आना है, अदर कहीं पे नहीं जाना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न हमारा। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b व 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। यह है हमारा प्रश्न, जिसमें आपको दिया है कि यदि 2a बराबर 3b व 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और हल लिख करके क्या कहेंगे, हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो हमने लिख लिया a, b और c। इस प्रकार से तीनों का अनुपात देना है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए ट्रिक हमारी क्या होती है, 2a बराबर 3b व 3b बराबर 4c, उसने ये हमें दिया है और पूछा है a अनुपात b अनुपात c। तो यहां से देखिए मान किस प्रकार हमारा होता है, ये जो a के साथ गुणा में है तो ये तो है हमारे b का मान, किसका मान, b का मान, और ये जो b के साथ गुणा में है 3, ये है इस a का मान। तो a का मान कितना आया, यहां से a का मान आ गया, चलिए इनको थोड़ा इधर करके लिख लेंगे, a b c। तो यहां से a का मान कितना आया 3, और b का मान कितना पता चला हमें 2। अब देखिए सेकंड वाले में 3b बराबर 4c दिया है, तो ये 3, ये c का मान तो है 3 और b का मान है 4। इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत मान होते हैं, तो यहां पर रख देंगे b का मान 4 है तो b के नीचे 4, और c का मान 3 है तो यहां पर 3। इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए इन कॉलम को कैसे भरते हैं जो एक खाली स्थान होते हैं। जिस संख्या के सामने या जिस अंक के सामने जो भी स्थान खाली होता है उस अंक को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहां 4 के आगे स्थान खाली है तो यहां 4 को बढ़ा देंगे, यहां 2 के आगे स्थान खाली है तो यहां 2 को बढ़ा देंगे। और अब अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए इन दोनों की आपस में गुणा, इन दोनों की आपस में
और इन दोनों की आपस में। तो यहां पर देखिए 3 चौक 12 आ गया और ये 4 दूनी 8 आ गया और 2 तिया 6 आ गया। इस प्रकार से अब देखिए ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो अनुपात क्या क्या बन गया हमारा? 6:4:3। इस प्रकार से हमने अनुपात ज्ञात कर लिया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या बन रहा है नेक्स्ट हमारा। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लंबा कपड़े का थान है। कपड़े का थान है। यदि बड़े भाग की लंबाई छोटे भाग का 75% हो, छोटे भाग की 75% हो, तो बड़े भाग की लंबाई बताइए। तो बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी? देखिए क्या कहा है। 280 मीटर लंबा थान है और उसने कहा है बड़े भाग की लंबाई छोटे भाग की 75% है, तो बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत ही जल्दी आप इसका हल बना सकते हैं। यहां पे लिखेंगे हम छोटा भाग और यहां लिखेंगे बड़ा भाग। तो देखिए छोटा भाग की 75% है, बड़े भाग की लंबाई छोटे भाग की 75% है, तो बड़े भाग को हम 100 मानेंगे और छोटे भाग को 75 मानेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु हमारी पूरी कब होती है? जब वह 100% हो। तो हमने बड़े भाग को 100 माना, छोटे को माना 75, तो अनुपात कितना बन गया? 25 तिया 75 और 25 चौका 100। तो अनुपात आ गया 3:4। तो ये 3:4 कितने के पड़े? ये पड़े 280 के। तो हम अब कह सकते हैं कुल अनुपात बराबर कुल कपड़े की लंबाई। तो कुल अनुपात कितना? दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 3 + 4 कितना हुआ हमारा? 7। और यहां पर कुल कपड़े की लंबाई दी है उसने 280 मीटर, तो ये बन गया 280। तो 7 चौक 28, एक पड़ा 40 का। 1 मीटर कितने का पड़ा? 40 का, यानी कि एक भाग, एक अनुपात पड़ा 40 मीटर का। और बड़े भाग के पास कितने अनुपात है? 4 भाग, 4 अनुपात है। तो बड़ा भाग कितना बनेगा? बड़ा भाग, तो बड़ा भाग बनेगा 4 गुणे 40, यानी कि 4 चौक 16, 160 मीटर। तो बड़े भाग में कितना कपड़ा है? 160 मीटर। और छोटे में कितने अनुपात है? 3। तो छोटे में कितने बनेंगे? 4 तिया 12, यानी कि 120 इसमें बनेगा, 160 इसमें बन रहा है। तो टोटल है हमारा 280। तो इस प्रकार से आपने बड़े भाग में कपड़े की लंबाई ज्ञात कर ली है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि उनमें से
एक संख्या एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए क्या बना रहा है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि उनमें से एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हल किस प्रकार बनाते हैं। हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x है तो x व 6 के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रमों का योग, क्योंकि उसने दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 दिया है। इनमें से एक संख्या जो 6 कहा है और हमने माना दूसरी संख्या x है तो x व 6 के व्युत्क्रमों का योग, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/6 और बराबर कितना दिया है 7/24। अब देखिए x और 6 लघुत्तम आ गया 6x। अब करा दी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 एकम 6 और x एकम x, 6 की गुना 1 में और x की गुना 1 में, इधर हो गया हमारा 7/24। इस प्रकार से अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 24 छिका 2 144, 24 छिका 144 प्लस 24x और बराबर में 7 छंग 42, ये 42x हो गया। अब देखिए यहां पर इस 24x को हम उधर भेज देंगे तो कितना हो गया 144 बराबर 42x माइनस 24x, क्योंकि ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस में बदल जाएगा। और 42 में से जब हम घटाएंगे 24 को तो बचेंगे हमारे 18x यहां पर। अब ये देखिए ये 18 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 144/18 और बराबर में ये रह गया x और 18 अट्ठे 144, तो x बराबर आ गया 8। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 8 है। दूसरी संख्या बराबर 8 है। इस प्रकार से हम हल को महज 5-10 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, 112 गुना 113 गुना 114 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं प्रादेशिक परीक्षाओं में, यूपी पुलिस में। तो देखिए इसके लिए हमको करना क्या है, अगर आप जानते हो तो आपके लिए महज 1 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आप नहीं जानते तो बड़ी बड़ी गुना करिए 112 की 113 में और 113 की 114 में, तब जाके इकाई का अंक प्राप्त कीजिए। वरना इसके लिए होता क्या है, हम यहां से इन सभी के इकाई के अंकों की आपस में गुणा करते हैं। तो कैसे 2 गुना 3 गुना 4, इन सभी में से इकाई का अंक ले लेते हैं। तो देखिए 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो हमारा कितना आ गया 24, और इस 24 में इकाई का अंक क्या है हमारा 4, तो इकाई का अंक क्या बना, तो इकाई का अंक क्या बनेगा हमारा 4। ये आपका आंसर, महज 2 सेकंड में आपका आंसर इस प्रकार से आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60 का योग ज्ञात करो।
का योग क्या होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न बना देगा। एक श्रेणी बना दी 2 4 6 8 10 और 56 58 60, इसका योग आपसे पूछ लिया। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले यदि आप ऐसे करने बैठ गए, जोड़ने बैठ गए, तो आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, देखिए यहां पर हमारा सभी क्या है, 2 4 6 8 सभी की सभी सम संख्याएं हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू n प्लस 1, ये होता है सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला। तो चलिए देखिए, सम संख्याएं 2 4 6 8 10 यानी कि 60 तक दिया है। और मैं आपको बता दूं 60 तक की संख्याओं में, 1 से लेके 60 तक की संख्याओं में 30 हमारी सम होंगी और 30 हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो हमें ज्ञात करना है सम का। तो हम क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, n होता क्या है, n होता है संख्याएं, कि कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए 30 संख्याएं हैं, तो 2 से या 1 से 60 के बीच, 1 से 60 के बीच 30 सम संख्याएं हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वरना डायरेक्टली कर दोगे आप महज 2 ही सेकंड में। तो 1 से 60 तक के बीच 30 सम संख्याएं हैं। तो n हमारा कितना हो गया, 30। तो हम रखेंगे 30 इंटू 30 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया, 30 गुणे 30 और 1 31। तो कितना आ गया, 0 0 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 930। तो ये 1 से लेके 60 तक की सम संख्याओं का योग कितना आएगा, 930 आएगा। इस प्रकार से आपने बहुत ही आसानी से इसको किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया जा रहा है सभी प्रकार के मैथमेटिक्स के प्रश्न। 0 टू जीनियस क्लास में आप ये पढ़ रहे हैं। और चलिए देखिए प्रश्न हमारे क्या बनते हैं। तो प्रश्न बन रहा है, दो संख्याओं का योग, 16 है, व उनका गुणनफल 55 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। इस प्रकार से आप पे प्रश्न बनेगा कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न का हल आप कैसे करेंगे, देखिए हम हल लिखेंगे यहां पर और क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग 16, तो योग कैसे बन रहा है, 8 और 8 भी 16 बन रहा है, लेकिन 8 8 तो 64 बन रहा है, गुणनफल नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 और 5, तो दो संख्याएं 11 व 5 है, जिनका योग 11 प्लस 5 बराबर 16, योग हो रहा है 16, और गुणनफल कितना बन रहा है, 11 गुणा 5 बराबर 55। देखिए ये 55 बन रहा है गुणनफल। तो उसने कहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, अब कहेंगे इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/11 और प्लस 1/5, तो कितना होगा, देखिए 11 पंजे 55, 55 आ गया हमारा लघुत्तम,
और 5 एकम 5 और 11 एकम 11, तो कितना हो गया 11 और 5 16, 16/55। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा 16/55 होगा। देखिए मैंने आपके लिए इतना हल किया है, वरना मैं डायरेक्ट कर सकता था कि इनके व्युत्क्रमों का योग जब 16 और 55 है तो 16/55 ही होगा, इस प्रकार से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम क्या बना रहे हैं। x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। देखिए कैसे बनता है मान इसका, हम यहां पर हल लिख दिया है। अब हमको करना क्या है, हमको दिया क्या है x माइनस 1/x बराबर 2, तो हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का आप कर दीजिए वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर 2 का भी स्क्वायर। इस प्रकार से जब हमने दोनों ओर का वर्ग किया तो हमें यह मालूम हुआ, यह पता चला। अब यहां पे हम इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, और हमारा क्या होता क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब हम इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है हमारा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो चलिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x और गुणा में 1/x और बराबर 2 दूनी 4, इधर 2 का स्क्वायर था तो 4 हो गया। अब देखिए हमारा क्या बन रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस के यहां पे देखिए ये x गुणा में है ये भाग में है, ये कट गया तो बच गया 2 और बराबर में 4। अब यहां पे देखिए आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये इधर माइनस का है 2, उधर जाके प्लस में बदल जाएगा तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ गया 6। तो यही आपको चाहिए था, क्या चाहिए था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 6। देखिए जब आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को महज 5 से 10 सेकंड में ही हल कर दोगे। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने इस प्रश्न का हल किया। हमने क्या किया, दोनों ओर का वर्ग कर दिया, और दोनों ओर का वर्ग करने पर हमें ये फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले में हमने ये मान को खोल दिया, और जब हमने ये मान खोला x से x कट गया, ये यहाँ पे इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इस माइनस 2 को उधर ले गए तो ये प्लस में बदल गया, और इधर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो कितना मान आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 6। यही आपको ज्ञात करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न क्या बन रहा है हमारा। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √, यानी कि अनंत तक जा रहा है, और आपको कहा है का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अनंत तक जा रहा है, और आपको कहा है कि इसका मान ज्ञात करो।
तो आपको करना क्या है, देखिए महज 2 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे, वो भी किस प्रकार से हल लिखेंगे और इन सभी रूटों को भूल जाएंगे, 6 को बाहर निकाल लेंगे और 6 के फैक्टर कर लेंगे, 6 के टुकड़े कर लेंगे। तो 6 के टुकड़े किस में बदले, 3 गुणे 2, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 6 के टुकड़े कितने हुए, 3 और 2 में बदल गया। अब यहां से हमारा आंसर क्या है, यहां से हम देखेंगे बड़े वाला, हमेशा बड़े पर आंसर देंगे। जब हमारा इस प्रकार से रूट में प्रश्न आए, रूट 5 रूट 5 रूट 5 इस प्रकार से, या कुछ और रूट 9 आए, रूट 12 आए, तो उसके टुकड़े करके देखेंगे और टुकड़े कर लेंगे और जो भी बड़े वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें बड़ा क्या है, 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो इसका मान क्या होगा, 3। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसको मैं यहीं पे हटा देता हूं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यह आपको समझ आ गया होगा, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट में। एक चौराहे पर लगी बत्तियां एक चौराहे पर लगी बत्तियां क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड व 60 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे बत्तियां वे बत्तियां 9:20 पर एक साथ, वे बत्तियां 9:20 पर एक साथ जली हो, तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, एक चौराहे पर लगी बत्तियां क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड व 60 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे बत्तियां 9:20 पर एक साथ जली हो तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको करना क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में हम लय सह लेंगे, हल लिखेंगे और लय सह ले लेंगे। लय सह किस किस का लेंगे, जो भी हमें समय दिया गया है, 30 सेकंड, 40 और 60 सेकंड, इन सभी का लय सह ले लेंगे। देखिए कितना, 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये 20 और ये 30, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे ये 15, ये 10, ये 15, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे ये 15, ये 5 और ये 15 जो का त्यों। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, ये 5 जो का 2 और 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 एकम 5, यानी कि तब तक हम इस प्रकार से लय से लेते हैं जब तक एक न आ जाए नीचे। तो अब देखिए इन सभी का लय से कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा 3 और गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 पंजे 120। तो 120 सेकंड आ गया और 120 सेकंड किसके बराबर बने, 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 120 सेकंड में कितने हो जाएंगे। तो इसको देंगे, जब हम क्या करेंगे, 1 मिनट 60 सेकंड है तो 120 सेकंड बराबर
2 मिनट। तो 2 मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ जलेंगी, लेकिन हमें समय बताना है। अभी 9:20 पर वो एक साथ जली थी और इसमें जोड़ देंगे हम 2। देखिए अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, ये 2 को 9 में जोड़ देंगे, 11:20 बना देंगे। नहीं, अब मिनट आई है तो मिनट में जोड़िए, घंटे नहीं आए हैं आपके, तो आपको क्या करना है, 20 और 2 22 मिनट। तो 9:22 पर 9:22 पर फिर से वो एक साथ जलेंगी बत्तियां। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न क्या बना हुआ है, 16a² bc की क्यूब 32a b² c², 64a की क्यूब b की क्यूब c का लैसे ज्ञात कीजिए। देखिए लैसे आप कैसे ज्ञात करोगे, महज 1 सेकंड का प्रश्न है। लैसे हमेशा महत्तम घात होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा मान। हमारा आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा मान। तो इनमें देखिए सबसे पहले 16, 32, 64, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 64। अब देखेंगे घात, यहां पे एक ही 3 घात है, यहां एक यहां पर 2, तो एक ही 3 घात, बी की भी 3 घात और सी की भी 3 घात। तो बड़ी घात लेते हैं और बड़ी घात हमारी क्या है 64, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब। तो ये आ गया आपका लैस है। तुरंत से आप महज 1 सेकंड में पहचान सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 20 मजदूर 8 घंटे काम करके 20 मजदूर 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में पूरा करते हैं। 20 मजदूर 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर 10 घंटे काम करें, यदि 16 मजदूर 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए क्या बनाया है, 20 मजदूर 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आप देख लीजिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको लिखना है हल। और आपको मैं बता रहा हूं, हमारा एक फॉर्मूला होता है कि MDH बराबर MDH। यहां पर ये M क्या है, M फॉर मैन या मजदूर, M फॉर मैन यानी कि मनुष्य, और D फॉर आपके दिन, और H फॉर आपके घंटे या हावर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोनों साइड के बराबर रखेंगे, जो आएगा आ जाएगा। तो पहले में कितने हैं 20 मैन, दिन कितने हैं 40 गुना 40, घंटे कितने हैं 8 बराबर। दूसरी कंडीशन में कितने हैं 16 मैन यानी कि 16 मजदूर, और दिन तो उसने पूछा ही है, दिन को हम D फॉर दिन लिखेंगे या D फॉर डे। और यहां पर 10 घंटे गुना में है घंटे, हावर कितने दिए 10। अब यहां पे देखिए क्या बन सकता है, 8 दूनी 16 और 2 ढाई 20 और 10 एकम 10, तो बच गया क्या D बराबर बच गया 40। तो यानी कि कितने दिन लगेंगे इन्हें भी 40 दिन ही लगेंगे काम को पूरा करने में। 16 मजदूरों को कितना दिन लगेगा
40 दिन लगेगा। देखिए महज 2 सेकंड में आपने अपना आंसर प्राप्त कर लिया है इस ट्रिक से। MDH बराबर MDH, यानी कि मनुष्यों की संख्या गुना दिनों की संख्या गुना घंटों की संख्या, दोनों पक्ष हमने बराबर रख के दिखाए, जो कटा काट दिया, जो गुणा हुई जुड़ा जो भी हुआ वो प्रक्रिया आपके सामने है। तो दिनों की संख्या आ गई 40 घंटे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न क्या बन रहा है। ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है। ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है तथा बी उसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है तथा सी उसी काम को 15 दिन में करता है। 15 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय ले रहा है, बी उसी काम को करने में 12 दिन का समय ले रहा है, सी उसी काम को करने में 15 दिन का समय ले रहा है। तो उनको बोल दिया कि तीनों मिलकर काम करो। तो हमें बताना है तीनों मिलकर यदि वे काम करेंगे तो कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखिए हल किस प्रकार से बनता है हमारा। यहाँ पे लिखेंगे हम ए और बी और सी। अब यहाँ पे देखिए आप, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। इस प्रकार से तो सबसे पहले तो हम 10, 12, 15 का ले लेंगे लघुत्तम। तो 10, 12, 15 का लघुत्तम आ जाएगा हमारा 60। तो 10, 12 और 15 का लघुत्तम कितना आ गया हमारा? 60। लैसा लेना तो अब आ गया होगा आप पे। इस प्रकार से ले लेंगे यहाँ पे 10, 12, 15 ऐसे करके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 60। तो अब देखिए कुल काम बन गया हमारा 60, यानी कि टोटल काम है 60 और ए कर रहा है 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 10 × 60, यानी कि जब हम 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ए का एक दिन का काम आ गया 6। ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 6। कैसे पता किया? इस कुल काम को 10 से भाग दे दिया। अब देखते हैं बी का। बी करता है 12 दिन में, तो 12 पंजे 60। इसका कितना आ गया एक दिन का कार्य? 5। अब सी कितना कर रहा है? 15 दिन में, तो इसका कितना आ गया? 15 चौका 60, यानी कि ये कर रहा है 60 में से 6 भाग, ये 5, ये 4। तो उसने कहा है तीनों मिलकर करेंगे, तो हमको अब तीनों को मिलाकर कर देना है।
तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 5 15। ये हो गया इनका काम 15। तो एक दिन का काम 15 है और कुल काम 60 है। तो कितना होगा? कुल काम को भाग दे देंगे 15 दिन में, तो कुल समय आ जाएगा। देखिए, कुल समय बराबर कितना? कुल काम बटे तीनों का एक दिन का काम। तीनों का एक दिन का काम। तो तीनों का एक दिन का, पहले देखे कुल काम कितना? 60 और तीनों का एक दिन का कितना आया? 15। तो कितना आ गया? 15 चौका 60। तो कुल समय कितना आ गया? 4 दिन। तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, ये बड़ा बड़ा मैंने जो है आपके लिए लिखा है, आपके लिए समझाया है, वरना 2 ही सेकंड का प्रश्न था हमारा। देखिए क्या कहा है उसने, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है किसी काम को, और सी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। तो तीनों का हमने निकाल लिया लघुत्तम लेके इस प्रकार से। कुल काम वहां से आ गया हमारा 60 और ये कर रहा है 10 दिन में 60 काम को। तो एक दिन का कितना करेगा ये? 10 छिंग 60 यानी कि 6। और ये कितना करेगा एक दिन में? 12 पंजे 60। और ये सी कितना करेगा? 15 चौका 60 4। तो उन्होंने कहा तीनों मिलके काम करें, तो तीनों का काम मिला लिया, एक दिन का बना 15। कुल काम कितना है हमारा? 60। एक दिन में कर रहे हैं 15 काम और कुल काम है 60। तो कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 15 चौका 60 यानी कि 4 दिन में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न क्या बन रहा है हमारा। एक पाइप किसी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लेता है। 8 घंटे का समय लेता है। किंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण यह 2 घंटे इसे टंकी भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो छेद में से टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। एक पाइप किसी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लेता है, किंतु उस टंकी की तली में छेद है जिसके कारण वह टंकी भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लेता है। तो छेद में से टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसके लिए हम कितनी आसानी से ट्रिक से इसको हल कर सकते हैं। हम लिखेंगे हल यहां पर और देखिए क्या कहेंगे। टंकी भरने में लगा समय, टंकी भरने में
लगा समय, यानी कि छेद के बिना टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 8 घंटे। ठीक है, किंतु अब टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है? अब टंकी भरने में लगा समय अब कितना समय लग रहा है? प्लस 2 घंटे अधिक। उसने क्या कहा है? 2 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं, यानी कि दूसरा समय क्या आ गया हमारा? 10 घंटे। टंकी भरने में कितना समय लगता था? 8 घंटे। किंतु इसकी तली में छेद होने के कारण 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, तो समय कहां बन गया? 8 और 2 10 घंटे। अब दोनों का हम क्या लेंगे? 8 व 10, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 8 व 10 का लघुत्तम आ गया 40। तो कुल कार्य कितना है हमारा? 40। और 8 के द्वारा एक दिन का कितना है? 8 पंजे 40, और इसका कितना बना? 10 चौक 40। अब हमको करना है खाली टैंक को, भरना नहीं है। यदि हम कहते कि दोनों भरने वाले पाइप हैं तो दोनों को जोड़ते, लेकिन यहां पर तो खाली करने वाला है। पहले तो ये भर गया और खाली कर रहा है ये वाला पाइप, तो हम इसको कर देंगे माइनस। इसको क्या करेंगे हम? माइनस। तो अब कितना बच गया? 5 में से 4 घटाएंगे 1, और कुल काम कितना हमारा? 40। और आया कितना? खाली करने वाले का कितना आया? 1। तो कितना हो जाएगा? 40/1 टंकी को खाली करने में लगा समय। टंकी को खाली करने में लगा समय, लगा समय तो कितना भाई? 40/1 यानी कि 40 घंटे। तो कितने घंटे लग जाएंगे उसे टंकी को खाली करने में? छेद में को पानी को बाहर आने में, पूरा टैंक खाली होने में 40 घंटे लगेंगे। भरने में 10 लग रहे हैं, खाली होने में लगेंगे 40, 4 गुना समय ज्यादा लगेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बन रहा है, क्या कह रहा है? एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में, एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। 80 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखिए क्या कहा है कि 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की स्थिति में सुन लीजिए होता क्या है, यदि रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे, या किसी टावर को पार करे, या किसी पोल को पार करे, या किसी व्यक्ति को पार करे, तो यहां पर उसे अपनी स्वयं की ही दूरी को तय करना होता है। किसको? स्वयं की ही दूरी को तय करना होता है इस कंडीशन में। तो चलिए देखिए, आप जानते हो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये हमने हल लिखा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है? लंबाई कितनी? चाल तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो क्या लिखेंगे? चाल बराबर दूरी कितनी तय करनी है उसे? 1200 मीटर। और समय कितना लिया है उसने? 80 सेकंड। तो इससे हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, और भाई ये बच गया आपका 4, ये हो गया कितना? 40, 8 पंजे 40, यानी कि चाल कितनी है इसकी? चाल
15 मीटर प्रति सेकंड। चाल है हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हटा देते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की चाल से एक टावर को पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है। 70 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखिए एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जा रही है और एक टावर को पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए हम करते क्या हैं, हल। आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। और यहां पर हमें पूछा है दूरी, तो इसका बटा एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दूरी बराबर कितना आ गया, चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना आ गया, चाल गुणा समय। चाल दी है 72, समय दिया है 70 सेकंड। लेकिन गलती मत कर देना, तुरंत 72 गुणा 70 मत कर देना, थोड़ा ध्यान रखना। ध्यान किस बात का रखना है, देखिए यहां पर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, समय आपको सेकंड में दिया गया है, तो आप चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 72 में गुणा कर दीजिए 5/18, 5/18। तो देखिए 18 चौक 72 और कितना आ गया, 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब लिख सकते हो आप दूरी बराबर चाल कितनी आई है 20, समय कितना है 70, तो कितना आ गया 7 दूनी 14, यानी कि 1400 मीटर लंबी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई 1400 मीटर। ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चनों को हल कर सकते हो और अपनी परीक्षा में 100% स्कोर खड़ा कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बन रहा है यूपी पुलिस के लिए। देखिए क्या बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, ध्यान से करेंगे। देखिए एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आता है। घर वापस आता है। इस प्रकार
वह 5 घंटे का समय लेता है। वह 5 घंटे का समय लेता है या लगाता है। 5 घंटे लग रहे हैं उसको घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में। अब आगे की बात देखिए, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। स्कूल की दूरी ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आता है। इस प्रकार वह 5 घंटे का समय लेता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो महज 2 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो। किस प्रकार से, देखिए हल लिखेंगे और हमारी ट्रिक क्या बनती है। ट्रिक है हमारी ए बी टी अपॉन ए प्लस बी। अब ये क्या है, ए बी सी, ए बी टी क्या है इसको जान लीजिए आप। ए तो है, ए बराबर स्कूल जाने में लगा, स्कूल जाते वक्त चाल, स्कूल जाते समय चाल। और बी क्या है, घर आते समय चाल। और टी क्या है ऊपर, टी फोर है टाइम यानी कि समय। उसने कुल कितना समय लिया ये। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे और आसानी से इनके बीच की दूरी हमें मालूम हो जाएगी। देखिए कैसे। ए स्कूल जाते समय चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 3। फिर है बी घर आते समय, घर आते समय कितनी है, गुणा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कुल कितना लिया इसने, 5 घंटे। तो गुणा में करेंगे 5 और बटे ए प्लस बी यानी कि 3 + 2। तो यहां पर कितने आ गया, 3 दूनी 6 पंजे 30 और बटे 5, तो 5 छंग 30। तो स्कूल से घर के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। स्कूल से घर के बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। तो ये आपने बहुत ही इजीली से फाइंड अप कर लिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या बना हुआ है हमारा, राम व मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है। राम में मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का औसत 24 वर्ष है। औसत कितना दे दिया है आयु का, 24 वर्ष है। तो बड़े की आयु ज्ञात करो। तो बड़े की आयु ज्ञात करो। चलिए कैसे करते हैं, देखिए क्या दिया है। राम में मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का औसत 24 वर्ष है। तो बड़े की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल किस प्रकार से बनाते हैं हम। यहां पे लिखेंगे राम
और यहां लिखेंगे मोहन। अब अनुपात क्या क्या दिया है, जो पहले आया वो पहले वाले का अनुपात, जो बाद में आया वो बाद वाले का अनुपात। तो राम का कितना बना 3 और मोहन का बना 5। तो बड़ा कौन हुआ, मोहन, क्योंकि इसके पास ज्यादा अनुपात है। तो हमें आयु किसकी बतानी है, मोहन की बतानी है। तो चलिए देखिए, उसने कहा है आयु का औसत 24 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कुल आयु। कुल आयु, कुल आयु कितनी भाई, 2 गुना 24, यानी कि राम और मोहन दो ही तो है, और आयु का औसत आ रहा है 24, तो कुल आयु कितनी आ जाएगी, 48 वर्ष। अब यहां से हम लिखेंगे कुल अनुपात, कुल अनुपात बराबर कुल आयु। तो कुल अनुपात बराबर कुल आयु, कुल अनुपात मतलब कि दोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यानी कि 5 प्लस 3 कुल अनुपात हो गया 8, और कुल आयु कितनी 48। तो कितना 8 छंग 48, यानी कि 1 अनुपात पड़ा 6 का, और हमें बताना है बड़े की आयु। तो बड़े अनुपात है 5, तो 5 कितने के पड़ेंगे, 6 गुना 5 बराबर 30 के। तो बड़े की आयु कितनी आ गई 30 वर्ष। और यदि छोटे की निकालनी हो तो 6 या 18 वर्ष। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को यहां से पढ़ोगे, सभी का हल देखोगे, तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम में पूरा स्कोर करके आओगे मैथमेटिक्स में। कल हम आपके लिए हिंदी की वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें इसी प्रकार से टोटल हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ताकि आप एग्जाम में 85 से 90% अंक प्राप्त कर सको।